भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में रशिया के व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पे एक चर्चा करते हैं। इस चर्चा से पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल रशिया की एक विज़िट पे होते हैं। सडनली भारत की फॉरेन पॉलिसी में रशिया इतना महत्वपूर्ण दोबारा से क्यों होता हुआ दिख रहा है? इसकी रियलिटी ट्रेस की जाए तो वो रशिया का खुद का एक पॉलिसी स्टैंस है। 1990s के डेकेड में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद जब यूएस ने उस समय एक यूनिपोलर लेवल पर पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंस शो करने की कोशिश की थी, उस दौरान रशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था येगनेव प्रिमाकोव, उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट असेसमेंट किया। उन्होंने ये बात बोली कि इस एरा में जहाँ पर यूएस एक यूनिपोलर पावर बन के वर्ल्ड में इल्लीगल तरीके से डोमिनेट कर रहा है, लोगों को डरा धमका रहा है, यहाँ पर रशिया को, इंडिया को और चाइना को मिलकर इस यूएस के यूनिपोलर डोमिनेंस को टारगेट करने की आवश्यकता है। इस आइडिया को जो येगनेव प्रिमाकोव ने दिया, इवेंचुअली ड्राफ्ट करके स्कॉलर्स ने, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन का नाम दिया। प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन जो है उसमें सबसे पहले चर्चा की गई रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलैटरल की, इस ग्रुप की, जिसके तहत ये बात बोली गई कि रशिया, इंडिया, चाइना अगर एक दूसरे के साथ सब लोग तीनों इकट्ठे आ जाएं तो इसके बाद जो ये पूरा का पूरा अमेरिका का यूनिपोलर डोमिनेंस है, इसको मल्टीपोलर तरीके से टारगेट और टैकल किया जा सकता है। उस समय जब ये आइडिया प्रपोज किया गया तो इंडिया ने इस आइडिया को बहुत पॉजिटिवली एम्ब्रेस किया और एक्सेप्ट किया। इंडिया को ये लगा कि ये आइडिया जिसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड आज की डेट में चर्चा की जा रही है, प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन जो कहता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए जो कि अमेरिका के डोमिनेंस और दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए, हमने कहा कि ये तो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ इंटरलिंक्ड है। और अगर ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ इंटरलिंक्ड है, क्योंकि हम भी एक प्रकार का मल्टीपोलर वर्ल्ड ही विश्व में चाहते हैं, तो क्यों ना इस चीज़ को ही फोकस किया जाए। लेकिन जब ये बात हुई, इस समय चाइना का क्या रवैया था? चाइना ने भी अपेरेंटली प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन का समर्थन किया। चाइना ने भी ये बात बोली कि हम भी इस बात से सहमत हैं कि हमें भी एक प्रकार से यूएस का यूनिपोलर डोमिनेंस वर्ल्ड में नहीं चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो तय थी, अमेरिका के इस यूनिपोलर डोमिनेंस को टैकल करने के लिए जब ये रशिया, इंडिया, चाइना का एक ट्राइलैटरल जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी प्रपोज किया गया, तो उस समय भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ भरत कर्नाड जो थे, उन्होंने इसको एशियन बैलेंसिंग कॉम्पैक्ट का नाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलैटरल बन जाता है तो ये एशियन बैलेंसिंग कॉम्पैक्ट इसलिए कहलाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 सिविलाइजेशनल पावर्स हैं, ऐसी पावर्स हैं जिनकी अपने अपने इतिहास हैं, पुराने इतिहास हैं, और ये ऐतिहासिक पावर्स अपने इतिहास से इंस्पिरेशन लेते हुए, सिविलाइजेशनल वैल्यूज से इंस्पिरेशन लेते हुए वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी लाएंगी। वो भी तब जब अमेरिका एक प्रकार से यूनिपोलर वर्ल्ड के तहत गुंडागर्दी और दादागिरी में उतरा हुआ है। रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलैटरल बना भी, रशिया, इंडिया, ट्राइलैटरल, चाइना की मीटिंग्स भी होने लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी क्या थी? अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये थी कि ये कभी भी एक प्रकार का स्ट्रैटेजिक पावर हाउस बन ही नहीं पाया। ये एक तरीके का डिप्लोमेटिक रिचुअल ही बना रह गया। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस आगे जाकर कभी हो नहीं पाई। उसका क्या कारण था? सबसे पहला कारण ये था कि 2007-8 तक जब तक इन चीज़ों के ऊपर चर्चा होकर ये डिप्लोमेटिक रिचुअल को अंडरस्टैंड कर इसमें कुछ सहमति बनाई जा रही थी, तब उस समय वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। उस इकोनॉमिक क्राइसिस में जब यूएस का आर्थिक तौर पर समस्या होने लगी तो वो स्पेस को चाइना ने कैप्चर करना शुरू करा। और चाइना ने 2007-8 से जब वो स्पेस को कैप्चर करना शुरू करा, करते करते वो 2014 तक पहुंची, और कैप्चर करते करते वो स्पेस को उसने उस समय अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना लिया। 2008-9 से लेकर 2014 तक अमेरिका की रणनीति भी इस प्रकार से बनी रही कि वो अपने इस पर्टिकुलर स्पेस को लूज़ करना नहीं चाहता था चाइना को, और चाइना इस स्पेस को फाइनेंशियल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर गेन करना चाहता था। 2009 से लेकर 2014 तक राष्ट्रपति ओबामा ने उस समय एक एशियन बैलेंसिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया था, और इस एशियन बैलेंसिंग इनिशिएटिव के तहत एशिया के पावर्स को रीबैलेंस करके उनका सहयोग लेकर
एक ऐसे फोकस को लाने की कोशिश की थी कि जिसमें इस रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल को तोड़ने के लिए इंडिया को, भारत को दूर किया जाए। भारत को 2009 से 14 तक इस चीज़ में गुमराह करके बोला गया कि आप इन अथॉरिटेरियन पावर्स के साथ बैठकर क्या करेंगे, ये तो डेमोक्रेटिक पावर्स भी नहीं है, आप डेमोक्रेटिक पावर्स के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। 2009 से 14 तक अमेरिका ने भारत के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को, खास करके फॉरेन पॉलिसी में, बहुत केयरफुली स्टडी किया। उसको एक चीज़ समझ आई और वो ये थी कि भारत जनरली प्रेफर करता है इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट, भारत प्रेफर करता है फ्रेमवर्क बेस्ड एंगेजमेंट, भारत प्रेफर करता है एक्सरसाइजेस बेस्ड, क्राइसिस रिस्पॉन्स बेस्ड एंगेजमेंट। रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल में ये तीनों चीज़ें मिसिंग थी। वहाँ पर ना तो किसी प्रकार का कोई इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इवॉल्व हो पाया था, ना उसमें कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही थी, ना ही वहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्राइसिस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म था। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने इस चीज़ का लीड उठाते हुए ये बात बोलनी शुरू करी कि देखिए, जो रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल है, पहली बात ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का डिप्लोमेटिक रिचुअल है। दूसरा, उन्होंने भारत और चाइना के बीच में एनिमिटी यानी कि नफरत पैदा करनी शुरू करी। उन्होंने बार बार ये नैरेटिव जताया कि देखिए, चाइना इतनी ग्रोथ कर रहा है, आप वो ग्रोथ अकेले नहीं कर पाएंगे। तो भारत के अंदर वो इनसिक्योरिटी 2009 से 14 पैदा करी कि आप आत्मनिर्भर तो कभी हो ही नहीं सकते, आपको तो निर्भरता सिर्फ अमेरिका पे रखनी है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत जो था, उस समय जब अमेरिका के साथ निर्भरता बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ डूबने लगा, तो रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल जो है ये कमज़ोर होने लगा। और रशिया चाइना जब उन्होंने देखा कि भारत को अमेरिका कोट करके उसके अंदर नफरत के बीज बोकर उसको हमसे अलग कर रही है, तो रशिया चाइना ने अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन किया। 2014 में जब चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस किया, तो उस समय एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में रशिया ने समर्थन दिया चाइना का, लेकिन भारत ने किसी प्रकार का ना तो समर्थन दिया बल्कि उसको क्रिटिसाइज़ किया। चलिए, एक पॉइंट पे क्रिटिसिज्म वैलिड ज़रूर था हमारा, जो कि आज भी वैलिड है, कि चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये टेरिटोरियल सोवरेनिटी का रिगार्ड नहीं करता, क्योंकि ये इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर बाय पाकिस्तान के टेरिटरी से जाता है। तो वहाँ पर चाइना के पास कोई हक नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। पर भारत के अंदर जो ये थॉट प्रोसेस डाल दिया गया था कि आप तो कभी आत्मनिर्भर हो नहीं सकते, आपको अगर निर्भरता प्राप्त करनी है, ग्रोथ करनी है, तो वो अमेरिका के साथ मिलकर ही होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने भारत को अलग अलग झांसों में डाला। सबसे पहले एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक के बाद इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के बाद क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और इन तीनों जगह पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। खास करके पिछले दो, इंडो पैसिफिक क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग हो या आज I2U2 हो, ये सारी जगहों पर, या फिर इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों ना हो जो यूरोप तक जा रहा है, इन सारी जगहों पर एक चीज़ जो बार बार एम्फसाइज की गई वो ये थी कि यहाँ पर हम भारत को एक इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट में ला रहे हैं। अमेरिका ने भारत को बार बार ये गुमराह करके बोला कि आप एक डेमोक्रेटिक देश, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में बिलीव कीजिए, इनके वर्बल डायलॉग्स में बिलीव मत कीजिए। रशिया चाइना का वहाँ पर रिलेशनशिप डीपन होता रहा, भारत उतना ही अमेरिका को इम्ब्रेस करता रहा, लेकिन अमेरिका को इम्ब्रेस कर कर इवेंचुअली भारत को मिला क्या? ट्रंप जैसा व्यक्ति जब फाइनली पावर में आया तो उसने वहाँ पर एक नियो मर्सेंटलिस्ट फॉरेन पॉलिसी अपनाई। नियो मर्सेंटलिस्ट फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी जहाँ पर ट्रंप ने ये बात क्लियर बोल दी कि फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि वो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमिक लेवल को सपोर्ट करे। ऐसी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका में कभी नहीं थी। भारत को लगा कि ये एक टेम्पररी फेज़ है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आज परिस्थिति अमेरिका और भारत के रिलेशंस के बीच में ऐसी है कि ये रिलेशन एक बियॉन्ड रिपेयर लेवल पर जा चुका है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म लेवल पर कोई इमीडिएट रिपेयर अब दिखता नहीं है। पिछले कुछ दशकों की जो मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया है ट्रंप के इस प्रकार के फॉरेन पॉलिसी रवैये ने। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो भारत ने हाल ही में चाइना के साथ एक एंगेजमेंट बनाने की कोशिश करी, जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री अभी चाइना के एक दौरे पे भी जा रहे हैं। चाइना को लेके आने वाले समय में मैं दौरे से पहले 2-3 बड़े डीप वीडियोस आप सभी के लिए बनाऊंगा, ताकि इंडिया चाइना रिलेशंस आपको बहुत डेप्थ में समझ भी आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारत ने रशिया के साथ एक रिवाइवल करने की कोशिश करी। यहाँ पर चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भेजना हो या प्रधानमंत्री का खुद का डायलॉग रशिया के साथ हो, इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने 2-3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। सबसे पहले भारत की जो रणनीति है इस समय, वो आज की डेट में ड्रिवन है ट्रायंगुलेशन डॉक्ट्रिन के। ट्रायंगुलेशन डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि भारत आज एक ट्रायंगल इमर्ज होता हुआ देख रहा है। उस ट्रायंगल में अगर एक कोना रशिया है, दूसरा कोना चाइना है, तो तीसरा कोना भारत है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो ट्रायंगुलेशन डॉक्ट्रिन है, यहाँ पर भारत एक मैसेज देना चाह रहा है अमेरिका को कि हमारे चाहे दोस्त हों या हमारे चाहे राइवल्स हों,
हम एंगेज अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट से सबके साथ करेंगे। इस पूरे ट्रायंगुलेशन डॉक्ट्रिन का जो बेस है वो बेस है भारत की सॉफ्ट इक्विडिस्टेंस थ्योरी। सॉफ्ट इक्विडिस्टेंस थ्योरी यहाँ पर ये कहती है कि भारत एक पूरे के पूरे वर्ल्ड में जब भी किसी भी पावर से एंगेज करेगा तो वो उसके साथ इतना क्लोज नहीं होगा कि वो पावर भारत के बिहेवियर को डिसाइड करे, बल्कि भारत आपसे एंगेज भी करेगा, आपसे गुडविल भी बनाएगा, पर एक इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा ताकि आप हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे आंच नहीं ला पाएँ। अमेरिका ने जो बार बार ये रेड लाइंस ब्रीच करी हैं, जिसमें वो भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को तोड़कर भारत को एक जूनियर प्लेयर के नज़रिए से देखना चाह रहा है, ये चीज़ भारत को बहुत खटकी है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने एक चीज़ बोल दी है कि हमारे लिए आने वाले समय में रशिया और चाइना से अगर इंगेजमेंट होगा, यहाँ पर अगर रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलैटरल के ऊपर कुछ फोकस होगा तो एक चीज़ तय है कि हम इसको अलायंस स्पेक्ट्रम थ्योरी के नज़रिए से देखेंगे। अलायंस स्पेक्ट्रम थ्योरी का नज़रिया यहाँ पर यह है कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मद्देनज़र रखते हुए, उसको बेस बनाते हुए हम अपने इंटरेस्ट्स पे और अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आपसे इंगेज करेंगे। हमने ये चीज़ कहने की कोशिश की है कि देखिए, हम एक सिविलाइजेशनल पावर हैं। एक सिविलाइजेशनल पावर के पास सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं। इन सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ के तहत हम अपने इंटरेस्ट्स को खुद आइडेंटिफाई करेंगे। इनके बेसिस पे इन इंटरेस्ट्स को कैसे फुलफ़िल करना है, उनको फुलफ़िल करने के लिए जो रणनीति और प्लान है वो भी हम खुद बनाएंगे। आने वाले समय में अगर मान लीजिए कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री मान लीजिए एक इम्पोर्टेंट दौरे के लिए चाइना जाते हैं और चाइना उसी दौरे के तहत रेसिप्रोकेट करता है कि हम जी जिनपिंग को भारत भेजेंगे, तो इससे सबसे ज़्यादा खलबली अगर कहीं मचेगी तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में मचेगी, वो यूएस में मचेगी। क्योंकि यूएस एक चीज़ जानता है कि अगर रशिया चाइना साथ आए मेरे लिए प्रॉब्लम है, अगर चाइना इंडिया साथ आए मेरे लिए प्रॉब्लम है, अगर इंडिया रशिया साथ आए मेरे लिए प्रॉब्लम है, और मेरी मौत है अगर रशिया, इंडिया, चाइना साथ आए। क्योंकि अमेरिका को ये बात पता है, आज तक उसने सिर्फ भारत को मूर्ख बनाया है। आज तक उसने सिर्फ हमारे ईमानदारी का, हमारे जिस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर हम अपना रवैया रखते हैं कि हम सबसे इंगेज करेंगे, किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में हर बार अलग अलग प्रकार के जिस झूठे चीज़ों को उसने फीड किया, वो चाहे झूठी चीज़ें इस प्रकार की हों कि आपकी इलीगल टेरिटरी चाइना ने ऑक्यूपाई कर ली, चाइना आपके ऊपर आक्रमण कर देगा, चाइना आपको मार देगा, चाइना आपको तबाह कर देगा, या रशिया के बारे में जितना झूठ फैलाया गया कि रशिया तो अब पाकिस्तान का हो गया है, रशिया किसी का नहीं है, रशिया तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। इन सारे झूठ में सिर्फ अमेरिका ने एक निजायज़ व्यापारी के नाम पर अपना धंधा ढूंढा है। और ये जो उसने धंधा ढूंढा है, इस धंधे से उसको इवेंचुअली क्या मिला है, क्योंकि जब आप धंधा करते हैं, ऐसा नहीं है कि धंधा करना कोई बुरी बात है, लेकिन धंधे के पीछे जब आप इस नाजायज़ हरकत को करते हैं, जब आप इस नीच हरकत को करते हैं, तो ये आपके लिए इस मुकाम पर लाके आपको छोड़ देता है कि आज भारत जैसा देश, जो कि इतनी बड़ी विश्व की मार्केट है, आप जैसे देश को देखना तक नहीं चाहती। और ये अपॉर्चुनिटी अगर भारत ने अमेरिका की जगह चाइना को दी और चाइना के साथ रशिया को दी, तो आप इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खमियाजा सोचिए कि रशिया, इंडिया, चाइना का ये जो ट्राइलैटरल की रिवाइवल की बात है, यदि अगर इस प्रकार की कोई चीज़ हो जाती है तो इसके बाद खमियाजा इवेंचुअली वर्ल्ड में क्या होगा। आने वाला समय बड़ा जियोपॉलिटिकली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स अनफोल्ड होने जा रही है और जो हो रही है, इसमें कुछ बड़े दिलचस्प मोड़ दिख रहे हैं। लेकिन भारत की, चाहे वो सॉफ्ट इक्विडिस्टेंस थ्योरी हो, अलायंस स्पेक्ट्रम थ्योरी हो, या भारत की आज की डेट में ट्रायंगुलेशन डॉक्ट्रिन हो, ये तीनों की तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से एप्लीकेबल दिख रही हैं। धन्यवाद।